हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि वो इसको तशरीफ ले आएंगे। मैसेज आया था कि वो आ गई आज तो मैं ये तो देख रहे On behalf of the Trust Federation of Pakistan, North Karachi Association, and I welcome you all to this very important session on social security schemes. We will start with the reading of the Quran in the name of Almighty Allah, and I will request Tariq Bhai se for the receiving from that. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وهذا القرآن وَلَقَدْ جَاءَ يَسْأَلُ ثم نزلنا أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ومن يرزق القرآن بالدين أليس الله يحكم الحاكمين. Social security and social protection scheme जो हुकूमत ने लॉन्च की है for the benefit of employers and workers awareness क्रिएट करना है ताकि एम्प्लॉयर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव को ये पता चल सके कि ये स्कीमें वर्कर्स और यहाँ पे हमने सीनियर ऑफिसर्स जो भी हो गया है सोशल सिक्योरिटी और वर्कर वेलफेयर से काम करते हैं उनको दावत दिया और उनका विश्व में जाते हैं कि वो आपको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दें कि कौन से सर्विसेज हैं जो बेनिफिट हैं जो अवेलेबल हैं और उनको कैसे हासिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ इसका एक मकसद ये भी है कि एम्प्लॉयर्स को प्रोवाइड करना कि वो इन ऑफिसर्स से इंटरेक्ट कर सके अपनी इंफॉर्मेशन उनकी जो क्वेरीज है इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में उनको क्लैरिफाई कर सके और साथ साथ वो तमाम प्रॉब्लम
प्रोग्राम है जो हमने मुख्तलिफ एसोसिएशन के ताल्लुक से किया है। इस प्रोग्रामों के दौरान एक चीज हमने बहुत महसूस की कि बहुत ज्यादा गैप है इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान, और सोशल डायलॉग की आपस में बैठने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, इंडस्ट्री वाला ये ना समझे कि सोशल सिक्योरिटी से इंडिया से बुलाया है, जो उनको हैरेस करने आया है, करने आया है, और सोशल सिक्योरिटी को नहीं बुलाया कि कार्य भी ये समझे कि ये कार्य सिर्फ इसलिए चल रही है कि इनको पैसा जो है वो एम्प्लॉयर देता है, और एम्प्लॉयर का ये प्रभाव है तो वो इनके इदारों के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में सवाल कर रहे हैं, उनके क्या आपको देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक एफर्ट्स है हम ये ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने वर्कर को रिलीज करता है और उनके लिए सर्विसेज और उनके लिए काम। अब मैं बात करूंगा इसका लेके मेहमान खसूसी जनाब फैसल मुल्तान साहब से, जो प्रेसिडेंट है नॉर्थ क्लासी एसोसिएशन से, और द वोटर वेलकम एड्रेस। थैंक यू। मैं जो साथी आपको आगे लेकर में उनको आपकी कंट्री है तो किसी ने साहब और तस्लीम सही साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको यहाँ से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आए हो सरबला डायरेक्टर सेसी डायरेक्टर योगा सत्या वाइस प्रेसिडेंट सैयद नजर भी डायरेक्टर इंजीनियर फसीउल्लाह जलील साहब आईएनसी साहब हमारे लेडीज चेयरमैन मेरे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर और आप तमाम मेंबर्स नॉर्थ कराची के और जो ऑफिसर्स आए हैं रिलेटेड लेबर्स एंड योगा। सर ये प्रोग्राम जो था आज भी बहुत दिनों से मुझे कह रहे हैं कि प्रोग्राम को अरेंज करना है। बेसिक रीजन ये था इस प्रोग्राम का कि हमारे जो मेंबर्स हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बहुत बड़ा गैप है। इस वक्त हमें इन चीजों का नहीं पड़ रहा है कि अगर चीजों का है मैं वो कर रहा हूँ इंडस्ट्री का मुझे नहीं प्रॉमिस एम्प्लॉयर को क्या दिया जा रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत मिक्सअप हुई थी, इसलिए सेशन का अरेंज होना बहुत जरूरी था कि हर एक को पता चल सके कि क्या चीजें हैं जो और उसको क्या बेनिफिट्स हैं जो उसका एम्प्लॉयर जो है वो रिटायर होता है तो उसके बाद उसको क्या बेनिफिट्स हैं उस चीज से, और उसके अलावा जो चीजें हमारे प्रॉब्लम है सर देखिए बात करूंगा ओपन फोरम पे हम बात कर रहे हैं। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट्स जो थे ना पिछले सालों में चल रहे थे वो डिपार्टमेंट जिस तरीके अभी डेफिनेटली 6 महीने हाँ यहीं पे इसी के वाले कर दे और ये नीचे जो ना 5 और 5 मतलब और 10 साढ़े ना हर लिखिए ना ये जाएंगे और यहाँ पे मीटिंग पहले तो हमारा प्रधानमंत्री कुछ हुआ था हमको कोविड के सिलसिले में उनसे हमेशा से ये कहते थे कि लोग का जो ऑडिट है इसको 2 साल के डिफर किया जाए। इसलिए कोविड की सिचुएशन जो क्रिएट हुई ग्लोबली उसने जो है कारोबार को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। अच्छा अब हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जब कोविड के बाद काम करने के लिए आया और वो जो फील्ड में आया तो उसके बाद बड़ी चीजों को चैलेंज फेस कर रहा था। 3-4-6 महीने जो कोविड के हालात में रहे उसके बाद एक बड़े चैलेंज को फेस किया हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने। तो मेरी रिक्वेस्ट मैंने हमेशा इमरान खान साहब से भी मुलाकात की उसमें भी कहा कि सर आप अपने टैक्सेस के निजाम को जितना नीचे लाएंगे और बेसिकली आपको एक बात बताऊं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में 2 से 2,500 इंडस्ट्रीज जिसमें 1000 से 1200 इंडस्ट्रीज
चीज ऐसी है जो एसएमई है, जो छोटे संस्थान है। और खान साहब ने हमेशा ये बात की कि जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि एसएमई जो है वो प्रमोट हो। अब मसला ये है सर कि एसएमई से प्रमोट होने में पूरी दुनिया में आप देखें, जैसे वियतनाम है, चाइना है, इटली की मिसाल आप ले लें, उन्होंने बड़ा टैक्स फ्री जोन बनाया है और उनके इलाकों में जितना एसएमई इंडस्ट्रीज और एसएमई को ग्रो करने के लिए उन्होंने टैक्सेशन के निजाम को बड़ा नीचे है। अब मसला ये है कि आपके जो डिपार्टमेंट है उनका स्लैब है एक एकड़ की फैक्ट्री को जो आदमी अनाज मुलाजिम के साथ काम कर रहा है उसके लिए हमने वही स्लैब है योजना से सीखा। और एक 10 मशीनें लेके जो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री चला रहा है एसएमई में, उसके लिए भी वही स्लैब है। तो सर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट की कि इसी तरह स्लैब में कुछ चेंजेस लाए, इसलिए ये छोटा संस्थान जो है वो किस तरह के टैक्सेस में आपको टैक्सेस को पे करके किस तरह अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकता है। तो मेरा एक पॉइंट है कि शायद आप लोग क्लियर कर पाए, इसलिए ये जो फेडरल पॉलिसी है या प्रोविंशियल पॉलिसी है तो जैसे रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद ये चीजें बढ़ेंगी। आज इस फोरम में मैं आप लोगों से जो एक चीज चाहता हूँ, हमारे इंडस्ट्रियल जो है वो अनअवेयर है आपकी फैसिलिटीज से। आपको टैक्सेस की मदद में यूनियन को भी पैसे दे रहे हैं, सेसी को भी दे रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं। आज इनको अगर इनका कोई मरीज बीमार हो जाता है, सेसी के अंदर यही चीज है इनको कि अगर कोई बीमारी हुई आप इलाज कराना जो है वो सेसी की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक उन लोगों के कार्ड्स भी सेसी की तरफ से अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज है या एक माहौल बड़ा अजीब से चल रहा था पिछले सालों में, यानी कि अगर हम खुद चाहते हैं कि ये ऐसे डिपार्टमेंट है, हम खुद चाहते हैं एज एसोसिएशन कि अगर 300 लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो 300 लोग टैक्स की मदद में रजिस्टर हो। लेकिन आई एम प्रेसिडेंट फॉर दिस ईयर हमारी अंडरस्टैंडिंग की दोनों डिपार्टमेंट्स में देयर वाज अंडरस्टैंडिंग की बुनियादों पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। अगर दोनों डिपार्टमेंट तो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा काम किया अपने इलाके के लिए और ये सब इंडस्ट्रीज में मिलकर किया है। हमने एक नेगेटिव वेलफेयर क्लिनिक बनाया जिसको हम इक्विप कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड और वो सारी चीजें बेयर करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज। यानी कि वो जो क्लिनिक हॉस्पिटल हमने बनाया है वो हॉस्पिटल दिया दे रहे हैं। हमने यहाँ अपनी ग्लोबल में हमने मसला सिर्फ है कि 10 रुपए में हम उनको एक खाना या लेबर को देते हैं। काम किया है हमारे सरकारों के साथ मिलकर सारे काम किए। मेरा कहना ये है कि आज आप जिस मकसद के लिए आ रहे हैं वो मकसद ये है कि आपको ये बिलीव करना है कि अगर मैं सारे टैक्स को कर रहा हूँ बड़े तरीके यूनियन पे कर रहा हूँ, सेसी कर रहा हूँ, लेबर एम्प्लॉयर जो आपको टैक्स पे कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का हल किस तरह मिलेगा और हमारे पैसे लाइजन लगेगा उन सब विभागों से कि अगर मेरा तो मकसद ये है कि एसोसिएशन को आप इन्वॉल्व करें। जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी हमारी बॉडीज है उनको इस चीज में इन्वॉल्व करें और मसला ये है कि हम आपको टैक्सेस की मदद में पैसे दिलवाएंगे और अगर हमारे एम्प्लॉयर को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बात कर सकेंगे। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन सब चीजों को ब्रीफ करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे लोग बड़े आगे हुए इन चीजों से वो यहाँ मेरे पास ऑफिस में आते हैं वो सेसी वाला आ गया है। अब उसको ये नहीं पता कि उसको सेसी पे करने से क्या बेनिफिट्स है, उसको ये नहीं पता कि वो यूपीआई पे कर रहा है तो 60 साल की उम्र में जब उसका एम्प्लॉयर रिटायर होगा तो उसकी पेंशन बन जाएगी। ये चीजें हम लोग ब्रीफ उनको करते हैं, लेकिन आज आप सारे डिपार्टमेंट से लोग बैठे हैं उनको ये चीजें ब्रीफ करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि इस तरह पीआर में काम करने जा रहे हैं और आप इस मन में ये पैसे देने जा रहे हैं तो उसके बाद आपको ये बेनिफिट्स हासिल होंगे। मेरी वजह बताने से ज्यादा टाइम आपको नहीं लूंगा, इसलिए आप सारी बातें आपने करनी है और आपने हम लोगों को समझाना है कि टैक्स की मदद में हमें क्या करना है। और बस आखिरी पॉइंट ये है किसी का नाम में होगा कोई असल
मैंने तो बड़ा खुला जवाब साहब के सामने बोला, जब हम मीटिंग में इस्लामाबाद बैठे थे, मैंने सर आपने कहा कि 2.5 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि मैं पाकिस्तान को बदल के रख दूंगा, नया पाकिस्तान बना दूंगा। मैंने कहा आज आपको भी वो हर्डल्स है, वो प्रॉब्लम्स है, जिस प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो अभी तक आप नया पाकिस्तान में बना सके। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट उनसे ये की थी कि सर ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको भी जो है वो आज भी 40 साल की बुरी आदत है, आप तो उनको भी बस रहेगा सही बनाने। तो मेरा सिर्फ गुजारिश आप जितने डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सर हम इन सब चीजों को सही करेंगे, मिलकर सही करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों को बिल्कुल वक्त है। और अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे साथी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस मुल्क में हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारा फर्ज है टैक्सेस को पे करना है। मेरा सिर्फ एक आखिरी बात ये है कि हमारे सनतकार को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को डिपार्टमेंट्स की तरफ से इस तरह मेरी गुजारिश है आप सबसे, और बाकी बातें आप उनको समझाएंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आइंदा फ्यूचर में हमारा लाइसेंस बहुत अच्छा होगा सारे डिपार्टमेंट से, और हम मिलकर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब। बिल्कुल लगता है कि आपने जो भी बातें की बड़े दिल से करी और बड़े ओपन करी, और ये होती है कि इंसान जो उसकी अपनी शॉर्टकमी है उनको भी डिस्कस करे, और जो दूसरों की है उनको भी देखे, क्योंकि जब तक हम खुद अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि काम हम सही है, काम हमसे सही है, और मिलकर इसको सही करने की कोशिश करेंगे, उस वक्त ये चीजें सही नहीं होंगी। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एम्प्लॉयर्स की मेजॉरिटी जो है वो इन बेनिफिट से और इन स्कीमों की अफादियत से नावाकिफ है। वो पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे एज ए टैक्स समझ के दे रहे हैं, एज ए सर्विस समझ के दे रहे हैं कि ये जो मैं पैसे दे रहा हूँ इसके बाद मेरा हक है मेरे वर्कर का, क्योंकि मैं अपने वर्कर्स के बेनिफिट के लिए दे रहा हूँ। अब मैं जकी अहमद खान साहब डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, वो इनके पास किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके, वो हमारे साथ जूम पे अवेलेबल हैं। आई विल रिक्वेस्ट जकी अहमद खान साहब फॉर ए किंग ऑफ एड्रेस। जकी अहमद खान साहब प्लीज। Thank you, Nazar Saab, office bearers for the association, government representative, Ms. Rabia Razak, government ILO representative, Moses Hazreen, Assalamu alaikum. मेरा ख्याल है कि आज का जो सेशन है माशाल्लाह, मैं पहले तो माजरत करूंगा कि एक्चुअली आज एक इमरजेंसी थी, यूबीआई के साथ मीटिंग अरेंज हो गई थी, वहां जाना पड़ा। एक्चुअली हमारा इस अवेयरनेस सेशन के मकसद ही यही हम डिस्कस कर रहे हैं फोरम पे। पिछले सालों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि तमाम टाउन एसोसिएशंस को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, जो हमारे इश्यूज हैं वो हम बैठ के एक साथ बैठ के हल करें। ऑफ कोर्स चाहे वो यूबीआई हो, सेसी हो, या वर्कर वेलफेयर फंड बोर्ड हो, ये इश्यूज तो ऑफ कोर्स हैं, और इसको इश्यूज को सेटल भी हम मिलके ही करेंगे। इसका डेफिनेटली इसका हल है कि हम वन यूनिट बन जाए। हम जो इश्यूज हैं स्पेशली यूबीआई, सेसी या लेवीज जितने भी हैं, इनको हम एक साथ होके हल कर बैठ के करें, बजाय कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें। और इस अवेयरनेस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है। और मेरी देरीना ख्वाहिश है, और ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड मैं सजेस्ट करूंगा कि ये मीटिंग मंथली बेसिस पे यहाँ पे भी, जैसे और टाउन एसोसिएशन हमारी बात हुई है, वो इंशाल्लाह वो सबने एग्री किया है कि हम इसको मंथली बेसिस पे इसको अरेंज करें। और होपफुली यहाँ भी हम, वैसे तो ऑफ एंड ऑन तमाम टाउन एसोसिएशन से हम इन टच रहते हैं, उनके इश्यूज एड्रेस भी कर रहे होते हैं। कल इन सारे इश्यूज पे ऑलरेडी एक मीटिंग लेबर के साथ मेरी,
और उसमें हमने ये सारे इश्यूज डिस्कस किए हैं। और डिफरेंट जो कमेटीज थी जो पिछले सालों से फाल नहीं थी, उनको फाल करने की रिक्वेस्ट की है। और वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज में वो नोटिफाई होंगी वो सारी कमेटीज, और इंशाल्लाह हम फाल होके ये सारे इश्यूज, सारे टाउन एसोसिएशन के जो इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। रही बात जैसे अभी लेवीज की ये जिक्र कर रहे थे, वो ऑफ कोर्स ये एक प्रपोजल डिस्कशन में आया था सईद गनी साहब से। उसमें प्रिंसिपली वो एग्री थे, बट उसका मॉडल अभी तक चूंकि कोविड की वजह से वो डेफर हो गया। मॉडल डिस्कस हुआ था जैसे वर्कर वेलफेयर फंड हम एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज ऑफ दे रहे हैं, इस तरह से ये सारी लेवीज को भी पे कर रहे हैं। बट उसकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन वो अभी तक वो कंक्लूड नहीं हो सका वो सेशन। इंशाल्लाह उस पर हम दोबारा डेलिब्रेशन करेंगे, और इंशाल्लाह अब सिचुएशन कोविड की बेहतर है तो इंशाल्लाह मीटिंग्स हमारी प्लान हो गई हैं। एक मीटिंग कल भी है सेक्रेटरी लेबर के साथ, और कमिश्नर कराची कमिश्नर साहब को भी इनवाइट किया, सेसी को भी। और इंशाल्लाह ये सारे इश्यूज को हम बहुत जल्द एड्रेस करेंगे। रही बात इंडस्ट्री, वो भी हमने वक्तन फवक्तन फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी प्रपोजल्स दिए कि हम फोरम से अकोमोडेट करें इंडस्ट्रीज के इश्यूज को। कि हमने ये भी प्रपोजल दिया था कि जो ऐसी यूबीआई की कंट्रीब्यूशन है उसको पीरियड के लिए वेव ऑफ करें, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ वो। लेकिन अभी दोबारा ये डिस्कशन में है कि इसको टेक केयर किया जाए। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट को भी कुछ प्रपोजल्स भिजवाएंगे जिसकी इंशाल्लाह उस पर भी डेलिब्रेशन हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम वो इश्यूज या पेंडिंग लिटिगेशंस हैं यूबीआई की, उस पर भी अजहर हमीद साहब से डिस्कस हुआ है। इंशाल्लाह वो भी एक हमारा एक एमओयू फाइनल हो चुका है, जो होपफुली हम फेडरल गवर्नमेंट यूबीआई के साथ हम साइन करने जा रहे हैं, जिसमें ये सारी चीजें एड्रेस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट की गई हैं। सेसी की भी चीजें हैं जो ऑलरेडी डिस्कशन में है, वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये हम ये मीटिंग जो सेशन का सिलसिला है, मेरा ख्याल है हमें ये मंथली कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम जब बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें रिजॉल्व होंगी। जो गैप है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के दरमियान, वो ओवरकम होगा। और अभी दूर से बैठ के बहुत सारी चीजें नहीं एड्रेस हो पाती। ये फ्रिक्वेंटली अगर मीटिंग्स होती रहेंगी तो ऑफ कोर्स ये चीजें ओवरकम हो जाएंगी। रिसेंटली आपको सबको पता है कि हर जुलाई में एक मिनिमम वेज का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और 1 जुलाई से रेगुलरली मीटिंग हो रही थी, और उसमें गवर्नमेंट सिंध काफी प्रेशराइज कर रही थी कि मिनिमम वेज इंक्रीज होना चाहिए। जो हम कंसल्टेशन के जरिए उसको डेफर कर रहे थे, फिर उन्होंने दिसंबर में नोटिफाई कर दिया, और उसके हमने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं। कल उस सिलसिले में भी चेयरमैन मिनिमम वेज बोर्ड और सेक्रेटरी लेबर के साथ भी मेरी एक मीटिंग हुई है, और उसमें यही डिस्कशन में आया है कि इस वक्त इंडस्ट्रीज के ये हालात नहीं है, स्पेशली एसएमईज के, जो इस वक्त बहुत क्रिटिकल फेज में है। उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डेफर हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, इस तरह की पोजीशंस प्रॉब्लम फेस की हैं। तो ये एक एडिशनल बर्डन ना डाला जाए इंडस्ट्रीज के ऊपर कि आप जो इस वक्त की सिचुएशन में हम वो भी अफोर्ड ना कर सकें। तो आई थिंक होपफुली मुझे उम्मीद है कि वो वर्कर लीडर्स से भी हमने डिस्कशंस किए हैं, उनको भी समझाने की कोशिश की है, और उनको भी ये कहा है कि बेशक हम
इसको डिस्कस कर ले, फाइनलाइज कर लें, इसकी इफेक्टिव जो है डेट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर हो। इस साल में ये बर्डन ना डाला जाए, वरना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा एसएमईज को सरवाइव करना। तो इंशाल्लाह ये सारे एरियाज पे काम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज जो हम कंक्लूड करेंगे और जो चीजें हम फाइनलाइज करेंगे उसको एक हम हतमी शक्ल दे के गवर्नमेंट को एक अपनी प्रपोजल प्रपोज करेंगे, जो सारी टाउन एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी हैं। 26 को हमारा एक सेशन जो है कंक्लूडिंग सेशन है एफपीसीसीआई में, इंशाल्लाह वहाँ कंक्लूड करेंगे और वो ही गवर्नमेंट को हम इंशाल्लाह उसको प्रेजेंट कर देंगे। और होपफुली इसमें हमारी मावनत आईलो कर रहा है, और आईलो स्ट्रांगली इस सेशंस का मकसद भी यही है कि वो गवर्नमेंट को रियलाइज करा सके कि इंडस्ट्रीज के क्या इश्यूज हैं। सिर्फ वो वर्कर साइड का नहीं सोचते हैं, वर्कर्स के इश्यूज को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं, बट साइमल्टेनियसली वो एम्प्लॉयर के इश्यूज को भी फोकस कर रहे होते हैं। तो यही सेशंस का मकसद भी ये था कि मैक्सिमम कैसे कंट्रीब्यूशन हम बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट एम्प्लॉयर के थ्रू वर्कर्स को मिल सकता है। एम्प्लॉयर तो हर जगह पैसे दे रहा है, बट अल्टीमेटली आउटकम ये होना चाहिए कि वो वर्कर्स तक पहुंचे। यही सारी चीजें हम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट फोरम्स पे मुख्तलिफ वक्त में करता रहा है। इसी तरह से वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी, वहाँ मैं खुद मौजूद हूँ गवर्निंग बॉडी में, और मुस्तकिल जो चीजें इससे पहले नहीं हुआ करती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई हैं। पहले कभी ये नहीं हुआ था कि बच्चों के एजुकेशन के पैसों को जिस तरह से डिसबर्स करते थे, एजुकेशन की बुक्स जिस तरह से डिसबर्स होती थी। इस साल का प्लान ये है इंशाल्लाह, जो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बच्चे को हम अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं, उसकी फीस जो है वर्कर वेलफेयर फंड पे करें। तो इंशाल्लाह इन सारी एरियाज में काम कर रहे हैं, और होपफुली आप सबकी मदद से, आपकी बेहतर प्रपोजल्स की मदद से हम कोई एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने में कामयाब होंगे, जो हम हुकूमत सिंध को, फेडरल गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे और उस पर डेलिब्रेशन करेंगे। आई होप कि आज का सेशन से हम कोई बेहतर नताइज हासिल करेंगे, और मेरी आखिर में फिर ये रिक्वेस्ट है कि ये सेशंस मंथली कंटिन्यू रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आज ये प्रोग्राम हमारे तारिक साहब की तवज्जो से नॉर्थ कराची एसोसिएशन में अरेंज हो रहा है, जिसका मकसद है कि ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटीज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के हवाले से इसकी अवेयरनेस हो। मैं सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ मैं तस्नीम सईद, नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसके साथ सैफुल्लाह खान डायरेक्टर सेसी, और जनाब अली मुत्तकी डायरेक्टर जनरल ईओबीआई, मिस्टर जकी खान जिनका जनाब अभी सैयद नाजिर अली डायरेक्टर ईएफपी, फैसुल्लाह करीम सिद्दीकी एडवाइजर, मुमताज शेख साहब एडवाइजर है, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, और इसके साथ में प्रेसिडेंट खाकी और तमाम मेंबरान, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के हवाले से दोनों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी लेबर के लिए एक फैसिलिटी है, लेकिन चूंकि इसकी प्रॉपर अवेयरनेस न होने की वजह से लेबर को इसकी माहियत का पता नहीं होता। इसके साथ साथ मैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ये कहूँगा कि चूंकि ईओबीआई और सेसी के यहाँ पे ऑफिसर्स, हाई ऑफिसर्स मौजूद है, तो
इनकी ये प्रोडक्ट की जो सही मायनों में लेबर को जो अवेयरनेस देती है, क्योंकि जो ईओबीआई और सेसी में जाता है, लेकिन चूंकि लेबर को उसका बेनिफिट नहीं मिलता और उस बेनिफिट न मिलने की वजह से ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट लेवल पे एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका सही मायनों में चूंकि कलेक्शन के ऊपर जोर के साथ साथ लेबर को इसकी जो सही मायनों में फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी मिले और जब हमारी लेबर इस फैसिलिटी से फायदा उठाए तो हमारे पास जो लेबर रेजिडेंट नहीं है वो जब हमारे पास अप्लाई करे तो सबसे पहले उसकी डिमांड ये हो कि भाई आप मुझे ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि मेरे को जो फैसिलिटी वहां से मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती से जो फैसिलिटी न होने की वजह से जिनके कंट्रीब्यूशन जमा भी हो रही है उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उससे ये होते हैं कि जो दूसरी लेबर है उन्हें कोई एहसास नहीं है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन उनको नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को जो प्रॉपर इसकी सही मायने में अवेयरनेस होगी तो ये जो प्रोसेस है इसमें जरूर हमारे जो इदारे हैं ईओबीआई और सेसी इसमें कामयाब होंगे। आप लोगों का सबका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरखास्त करूंगा हासिम रशीद साहब से जो इस्लामाबाद से आए हैं डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मुफस्सलन वो अपने एडवांस दें। President of the Association of Trade and Investment, representative from ILO, representative from DFB, representative from UBI, representative. जैसा कि अभी निर्मला साहब ने भी आपको बताया है और फैसल साहब ने भी पॉइंट आउट किया था कि एम्प्लॉयर्स को पता ही नहीं है, काफी ज्यादा एम्प्लॉयर्स को नहीं पता कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस है, एसएससी है, ईओबीआई है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। वो पे तो कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट पे कर रहे होते हैं, मगर उनको ये नहीं पता कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उन्हें अपने वर्कर्स हमारी जो वर्क फोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है सोशल सिक्योरिटी, तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आईएलओ के काम और बीएफपी जो हमारे सोशल पार्टनर है उसके साथ काम कर रहे थे, तो इन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता चले कि हमारे सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो आप उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं मगर उनको पता ही नहीं है तो क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये इन प्रोग्राम का बेसिक मकसद ही ये है कि हम एसोसिएशन को जा रहे हैं, जैसा हमने आपको बताया इससे पहले हमारे 4 प्रोग्राम हो चुके हैं, तो और पार्टी उसमें हमने फील भी नहीं किया, काफी ज्यादा एम्प्लॉयर्स को नहीं पता इसमें क्या इनके बेनिफिट्स, और काफी अच्छे स्टेप्स हमारे इंस्टीट्यूशन लिए हुए हैं, काफी अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, तो उनकी काफी अच्छी सबसे पहले वो हमारे एम्प्लॉयर्स को नहीं पता। तो इन प्रोग्राम्स का मकसद ही ये था आपके दरमियान हम सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन को लेके आए और अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, एक और थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैंने आपसे ये करनी है कि जो एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं कि जो आपके ऑपरेशनल इश्यूज हैं, जो बेनिफिट्स के मुताबिक आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो इस फोरम पे डिस्कस करें। जैसे साहब आप जैसे बता रहे थे कि लीगल और जो पॉलिसी मैटर्स इशू है वो आरएपी का उन्होंने किया है फेडरेशन और आपके डेविड कॉर्टर लेवल पे वो लगा फोरम है उसको आरएपी उन्होंने किया है। तो इस फोरम पे आप सिर्फ अपने ऑपरेशनल इशू है, जो कार्ड्स का प्रॉब्लम है, बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे, यूपीआई पेंशंस का मसला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस फोरम पे डिस्कस। मैं आखिर में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
प्रेसिडेंट नॉर्थ कराची इंस्टीट्यूशन और DFP का प्रोग्राम थैंक यू। थैंक यू आसिफ। जिस तरह मैंने पहले बताया की मदद से कर रहा है और 4 प्रोग्राम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 5वां प्रोग्राम आज यहाँ है। 25 तारीख को फेडरल भेजा में है और 26 तारीख को हमारा कंक्लूडिंग प्रोग्राम है जो कि हमने FPCCI के साथ मिलकर रखा है और उस प्रोग्राम में हम जो 6 इवेंट्स के अंदर जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर रहे होंगे और उस प्रोग्राम में हम चेयरमैन UDI, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी, सेक्रेटरी बोर्ड, सेक्रेटरी लेबर, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, डायरेक्टर ILO वो होंगे और ये हमारी जितनी भी ट्रेड बॉडीज, ट्रेड एसोसिएशन हैं उनसे हमने दरखास्त की है, वो भी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वहां पे मौजूद हो, बिकॉज़ दैट इज द फोरम जहां पे हम बेसिकली ऑपरेशनल इश्यूज जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे एक डेस्क होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी का, UDI का, ताकि वर्कर्स को एम्प्लॉयर को जो मालूमात करनी हो वो यहाँ पे उस डेस्क से अवेलेबल हो। तो मैं 2 दिन बैठे 3 दिन बैठे UDI के लोग इस तरह की बातें हमारे बिल्कुल बिल्कुल ये हम चाहते हैं कि उसमें उस मीटिंग में 26 तारीख की मीटिंग में हम डेट फैसला करवाएं कि कब से ये डेस्क में काम शुरू करेंगे। तो हमारे साथ जूम पे अवेलेबल है राबिया, हमारे साथ जूम पे अवेलेबल है राबिया रिजात जो इस प्रोजेक्ट को देख रही है। मैं दरखास्त करूंगा राबिया से कि वो बेसिकली प्रेजेंटेशन से हट के अगर इस पर बोल ले थोड़ा सा और फोकस कर लें कि ग्लोबली क्या इश्यूज है, यहाँ पे क्या इश्यूज है और क्यों ये जरूरी है तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन में होता ये है कि हमारा सिस्टम इसलिए ऐसे नहीं है कि जब ऑनलाइन जूम पे बात कर रहे होते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आई विल रिक्वेस्ट के इनको राजा यू काइंडली सी थैंक यू राजा। जी थैंक यू वेरी मच नज़र साहब। थोड़ा सा वो आपने सही कहा कि इंटरेस्ट के अलावा जूम की क्वालिटी जो है वो आज कुछ साथ नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा वॉइस का भी इशू है। लेकिन नंदलेस बहुत बहुत शुक्रिया नॉर्थ कराची एसोसिएशन वालों का कि उन्होंने ये इवेंट अपने प्रेमिसेस में मुनक्कद किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ EFP का कि उन्होंने ये कन्वीन किया और एज अ कन्वीनर दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी एंड द स्ट्रेंथ टू, वो जकीब साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वॉइस को यूनिफाई करना और एक कंसिस्टेंट मैसेज जो है वो लेके आगे बढ़ना ताकि तमाम एम्प्लॉयर्स के इंटरेस्ट जो हैं उनको देखा जा सके, चाहे वो SMEs हैं या वो लार्ज हैं। OPHRD, सेसी, EOBI, WWF से आए हुए तमाम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ मौजूद हैं और पिछले 4 प्रोग्राम से हमारे साथ चल रहे हैं। आई होप कि ये एक ऐसा प्रोग्राम बने जो सिंध से हम बाकी प्रोविंसेस में लेके जाएं तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को सामने आए। मैं फैसल साहब प्रेसिडेंट नॉर्थ कराची एसोसिएशन, उन्होंने 2-3 बातों का जिक्र किया जो मैं थोड़ा रीएम्फसाइज करना चाहूंगी। कोविड में जो गैप्स सामने आए उसमें ये तो सामने आया कि जी सोशल प्रोटेक्शन नीड्स जो हैं वो बड़ी ऑब्वियस हैं, लेकिन ये भी सामने आया कि जो SMEs हैं वो उनकी स्ट्रेंथ टू पे एंड कंट्रीब्यूट जो है वो बड़ी इफेक्ट हुई। तो जो जितनी भी फैसिलिटेशन के पैकेजेस आए हुकूमत की तरफ से उनका इफेक्टिव होना बड़ा जरूरी था। हमने देखा कि कहीं पे वो उन्होंने असिस्ट किया, कहीं पे बहुत ज़्यादा असिस्ट नहीं किया, लेकिन अगेन ये सारी वो बातें हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज़, क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही सर्विसेज की, एक्सेस क्यों नहीं है लोगों को, गवर्नेंस के इश्यूज की उन्होंने बात की अक्रॉस टीयर्स एंड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं हमारे लिए कि हम डायलॉग की तरफ जाएं। और ये जो जकी साहब ने बात की, आई कांट एम्फसाइज इनफ कि ये पीरियोडिक डायलॉग होना चाहिए, ये वन ऑफ डायलॉग नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक डायलॉग से इंश्योर हम ये कर सकते हैं कि हम इशू बाय इशू चीज़ों को उठाएं और उनको एड्रेस करने की, जॉइंटली एड्रेस करने की कोशिश करें। और यही सोशल डायलॉग का स्पिरिट है।
मैं सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन से, चाहे आप उधर डिस्प्ले करें या ना करें, मैं 2-3 चीजें जो हैं वो हाईलाइट करना चाहती हूँ। ग्लोबली हम बार बार क्यों सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कवरेज की बात करते हैं। सोशल प्रोटेक्शन जो है वो दुनिया भर में रिकग्नाइज हुआ कि ये एक ऐसा इंसानी हक है जो सबको मिलना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, रिगार्डलेस ऑफ एज, वो बच्चा है या बड़ा है, तमाम लोगों को अक्रॉस द लाइफ साइकिल, यानी जब आप पैदा होते हैं उससे भी पहले, क्योंकि हामला खातून को भी प्रीनेटल सपोर्ट की जरूरत होती है, और तब डेथ एंड पोस्ट डेथ फैसिलिटीज की आपको जरूरत होती है। तो ये तमाम सोशल प्रोटेक्शन के वो हकूक हैं जो हर इंसान को मैसर होने चाहिए। उसके बाद लेबर के कुछ मयारात, जिनको हम इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये सामने आए, ये इवॉल्व होना शुरू हुए। 1952 में पहला कन्वेंशन आया 102, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स का कन्वेंशन है। लेकिन फिर 2012 में 186 ममालिक ने इकट्ठे मिलके इस बात को इंडोर्स किया कि सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हम फ्लोर की बात करते हैं तो फौरन दिमाग में यही आता है ना कि जिस पे हम खड़े होते हैं, यानी मिनिमम जो है वो फ्लोर हर एक को मैसर होना चाहिए। हमने बहुत दफा ये टर्मिनोलॉजी SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में भी सुना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक की गोल जो है, जो कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, पहला गोल, उसका जो वो कहते हैं कि टूल जो है टू रिड्यूस पॉवर्टी इज सोशल प्रोटेक्शन। तो सोशल प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट अ मीन्स टू एन एंड बट ऑल्सो एन एंड इन इटसेल्फ। ILO का जो कन्वेंशन है 102, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स की जिस पे मैंने बात की, वो कहता है कि जब आप सोशल प्रोटेक्शन के सिस्टम्स जो हैं वो एक मुल्क के लिए बनाएं, तो ज़रूरी है कि तमाम जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, यानी हुकूमत, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, ये इकट्ठे होके बैठें और उसमें जो उसके मुख्तलिफ कॉन्टूर्स या एलिमेंट्स होने चाहिए उनको डिस्कस करें। वो ये डिस्कस करें कि सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम में अगर हमने लाइफ साइकिल में तमाम लोगों को कवर करना है, तो मिटर्निटी, children, unemployment benefits, employment injury benefits, sickness, old age, disability, survivors benefits और health protection जैसी needs जो हैं वो उसमें शामिल होनी चाहिए। और इसको करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सोशल इंश्योरेंस भी शामिल हो, ऐसे प्रोग्राम्स भी हो जिसमें आप कंट्रीब्यूट करें तो आप एक बेनिफिट ले सकें, दूसरे प्रोग्राम्स जिसमें स्टेट प्रोवाइड करती है बेनिफिट और लोगों को खुद कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, या लेबर के ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें अगर आप फॉर्मली एक वर्कर हैं तो आप उस सर्टेन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी रुझान पैदा हो रहा है, स्पेशली सिंध में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे होम बेस्ड वर्कर्स के हकूक, डोमेस्टिक वर्कर्स के हकूक, अच्छा ये जो गिग इकोनॉमी या डिजिटल इकोनॉमी है, उनके सोशल सिक्योरिटी के राइट्स की भी बात हो रही है। प्रेजेंटेशन में मैं अगर एशियन पैसिफिक की और फिर पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं, हम हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ख़राब है सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज के हवाले से। हम कवरेज को मेजर कैसे करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1.3 जो है वो कहता है कि वो पॉपुलेशन का हिस्सा जो सोशल सिक्योरिटी की एटलीस्ट वन बेनिफिट से, किसी भी एक ब्रांच से अगर कवर्ड है, तो वो उसकी कवरेज को मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है। एशियन पैसिफिक का जो खिता है उसमें 38.9% सिर्फ कवरेज का फिगर है। अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो ये फिगर और ज्यादा कम हो जाती है। अंदाजे के मुताबिक ये फिगर अभी भी 1% यानी 1% से कम है। अब आप ये देखें कि ये सिर्फ पूरे जो ममालिक जो इस ILO की रिपोर्ट में लिए गए हैं उनमें पाकिस्तान सेकंड लास्ट नंबर पे है, यानी हमारी जो सिचुएशन है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और इसका एक बड़ा वजह ये भी है कि सोशल प्रोटेक्शन के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, यानी जो स्पेंडिंग की जाती है, वो बहुत कम है। GDP का सिर्फ अराउंड 1.5-1.6% जो है वो हमारा सोशल प्रोटेक्शन के एक्सपेंडिचर्स की तरफ जा रहा है, जो कि ये दिखाता है कि ये लिंक जो है सोशल प्रोटेक्शन की कवरेज और उसके एक्सपेंडिचर्स में ये बहुत वीक है हमारे मुल्क में। बहुत सारे ममालिक का मवाजना किया गया तो उसमें ये पता चला कि दुनिया में सोशल प्रोटेक्शन में जब आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
पाकिस्तान में ये स्टेटिस्टिक्स भी बहुत कम है, जबकि जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन अगर आप देखें तो श्रीलंका, हमारे जो साथ के मुमालिक हैं, काजाकिस्तान, मलेशिया, दे आर डूइंग बेटर, क्योंकि वहां पे सोशल प्रोटेक्शन के अंदर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा हैं। पाकिस्तान के अंदर मजीद अगर मैं नैरो डाउन करूं तो सिंध के अंदर इस वक्त 50 मिलियन की पॉपुलेशन है। इस 50 मिलियन में से 14 मिलियन जो हैं वो ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं, और 14 मिलियन में से अराउंड 3 मिलियन जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है। अब 3 मिलियन को अगर आप देखें तो ये तमाम लोग कवर्ड नहीं है, गो के ये फॉर्मल सेक्टर का हिस्सा है, लेकिन ये तमाम लोग इस वक्त ESSI से कवर्ड नहीं है। इनमें सिर्फ 1.5 मिलियन जो है वो कवर्ड है, और ये एलिजिबिलिटी जैसा कि हम जानते हैं, हम जो मिनिमम वेज का वाला फॉर्मूला है कि जी जो इतना कमाएगा ये थ्रेशोल्ड है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी कवरेज इस वक्त जो है 1.5 जो एलिजिबल हैं 1.5 मिलियन, उसमें से सिर्फ 0.6 मिलियन यानी आधे से थोड़ा सा कम ESSI की कवरेज में शामिल है। ये ऑलमोस्ट 42% बनता है। सिंध जो है वो दूसरे प्रोविंसेस से कुछ बेहतर है, लेकिन वो बेहतर इस लिहाज से भी है कि मतलब वो फिगर्स में बेहतर इसलिए नजर आता है क्योंकि हम उसको जब पॉपुलेशन से मुवाजना करें तो वो फिर परसेंटेज उसकी और नीचे चली जाती है। तो अगर हम क्यूमुलेटिव नेशनली देखें कि तमाम प्रोविंसेस का एग्रीगेट इस वक्त क्या है जो ESSI से कवर्ड है, सिर्फ 34% वर्कफोर्स जो है वो इस वक्त सोशल सिक्योरिटी से कवर्ड है। एंड में सिर्फ यही मैं कहना चाहूंगी कि जी 34% जो है वो गालिबन एक फूड फॉर थॉट भी है, और एक हमारे लिए मेरे ख्याल से जाग जाने का एक इंडिकेटर है कि वी नीड टू डू मोर, और उसके लिए एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स और गवर्नमेंट को इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। सोशल डायलॉग ही वो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूल है जिससे हम बेहतर सोशल सिक्योरिटी की नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं, उसके कवरेज को बेहतर कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट कवरेज, जो सोशल सिक्योरिटी की गवर्नेंस है, ये जो स्कीम्स बनी हुई हैं, इनमें अगर कोई अमेंडमेंट है, नॉट जस्ट लेजिस्लेटिवली, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसमें एम्प्लॉयर्स को एक सीट मिली हुई है, एक जगह मिली हुई है जहां पे वो अपने इश्यूज को वॉइस कर सकते हैं। और ये इश्यूज जो है, बहुत सारे आप इश्यूज देखेंगे जो वर्कर और एम्प्लॉयर के साझे हैं, जैसा कि फेयर रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि स्कीम्स जो है उनकी एक्सेस नहीं होती, जैसा कि स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल डायलॉग हो। आखिरी बात, एम्प्लॉयर्स का क्या रोल हो सकता है। आप लोग अक्सर बैठ के ये सोचोगे अच्छा जी हमसे क्या चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो आप रोल प्ले कर सकते हैं, एक तो जो आज हो रहा है, अपने मेंबर्स को कन्वीन करें और उनसे बातचीत करें इन इश्यूज के ऊपर, ताकि जो भी मसाइल हैं वो कंसोलिडेट हों एक जगह पे, और ये मसाइल जो हैं वो कम्युनिकेट हों प्रॉपरली थ्रू अ चैनल टू दीज सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होंगे ये इश्यूज बरकरार रहेंगे और बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जो ट्राइपार्टाइट बोर्ड्स बने हुए हैं, गवर्निंग बॉडीज बनी हुई है, उसमें अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूज करें और डिमांड करें। आप लोग पे कर रहे हैं तो आप लोग डिमांड करें कि इन सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके, और वो तब आप कर सकेंगे जब आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट करेंगे कि मसला क्या है। ये कह देना कि लिफाफा कल्चर मसला है, लिफाफा कल्चर में दोनों साइड्स इक्वली पार्टनर होती हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप बात करें कि जी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर नहीं है, तो इंडिकेट करें कि जी हमारा वर्कर गया था और ये सहूलत उसको मैसर नहीं थी, ताकि वो एड्रेस किया जा सके एग्जैक्ट इशू जो आप लोगों को दरकार है। अगेन ये हमने तमाम पिछले इवेंट्स पे भी बार बार इसको एम्फसाइज किया, और ये एम्प्लॉयर्स ने खुद भी कहा है कि हाँ जी अक्सर ऐसा हो जाता है कि वर्कर्स की डिटेल्स नहीं हम प्रोवाइड करते बाय नेम, बल्कि उनका नंबर हम दे देते हैं कि हमारे पास 50 लोग रजिस्टर्ड हैं। दैट इज नॉट, ये सर्व नहीं करता पर्पस। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है कि उनके पूरे कवायद जो हैं उसके साथ आप और उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो।
डेटा शेयरिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा हमें जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जी डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके एंड पे भी इश्यूज हैं, आपके एंड पे भी इश्यूज हैं, तो डेटा के अंदर शेयरिंग जो है उसको पॉसिबल करें ताकि जो कंट्रीब्यूशन है और जो रजिस्ट्रेशन है उसका उसको वेरीफाई किया जा सके। अगेन ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस पे आ चुकी हुई है कि जी ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और वेंडर्स वगैरह का सिलसिला खत्म है। एम्प्लॉयर जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी सप्लाई चेन में अपने वेंडर्स को रजिस्टर करने को कहे। तो ये आप लोगों का एक फर्ज है कि आप लोग इंश्योर करें कि थ्रू योर सप्लाई चेन ये चीज कवर हो रही है। और आखिरी चीज जो ईएफपी बहुत शानदार तरीके से कर रहा है कि वो बिजनेस केस एक जो है वो डेवलप कर रहे हैं, वो उन एम्प्लॉयर्स से, उन एंटरप्राइजेस से रुजू कर रहे हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी से फुली कंप्लायंट हैं। उसका फायदा ये हो रहा है कि वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन देने से उनको कोई रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, उनको लेबर की प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है, उनको किसी और किस्म के फवायद हुए हैं जैसे कि बेहतर ऑर्डर्स मिलना, बेहतर बिजनेसेस मिलना। तो ये वाली तमाम चीजें, चाहे वो हमारे पास एक ही केस क्यों ना आए, 2 ही केसेस क्यों ना आए, ये हमारे पास एक मॉडल बन जाएगा कि इफ इट इज वर्किंग फॉर 1 और 2 एम्प्लॉयर्स, व्हाई कैन नॉट इट वर्क फॉर अदर एम्प्लॉयर्स? क्या ये बाकियों के लिए काम नहीं कर सकता? क्योंकि हर मुल्क में बिजनेस केस या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर रिसर्च भी की जा रही है और उसको यूज किया जा रहा है अपने बिजनेसेस की स्ट्रैटेजीज को रीडिफाइन करने के लिए। सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैंने दूसरे तमाम इवेंट्स में सुनी भी और मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और वो ये कि सोशल सिक्योरिटी के इदारों ने, सेसी, ईओबीआई, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि अगर एसोसिएशंस जो हैं वो चाहेंगी तो उनके दफातर में हम इंफॉर्मेशन डेस्क या फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर सकते हैं, और उसका फायदा ये होगा कि आपको रेडिली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें जरूरी ये नहीं है कि वो हर रोज उधर मौजूद हो, वो हफ्ते के अंदर या महीने के अंदर 2 या 3 दफा आप लोगों के साथ टाइम तयन कर सकते हैं कि उस टाइम पे उनका कोई नुमाइंदा अवेलेबल हो इंफॉर्मेशन देने के लिए, या वो अपने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास छोड़ दें। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको फैसिलिटेट करने के लिए। मैं यहाँ पे अपनी बात को इख्तिताम करते हुए सिर्फ ये कहूंगी कि थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। और आखिरी बात ये फैसल साहब से और दूसरे ऑफिस बेयरर्स से कि मैं हमारी कंट्री डायरेक्टर मिस इंग्रिड क्रिस्टेंसन, जो कि बहुत ज़्यादा आना चाह रही थी इस इवेंट पे खसूसन, उन्होंने बहुत रिग्रेट्स अपने भेजे हैं। एक अर्जेंट मीटिंग मिनिस्ट्री ने कॉल कर ली थी जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन शी हैज़ ऑल्सो कन्वेड हर अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट के एम्प्लॉयर्स, आप जैसे इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि इस कॉज को आगे फरोग दे सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राबिया। बेसिकली थोड़ा सा वॉइस का इशू है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आपकी प्रेजेंटेशन का। और मैं दरख्वास्त करूंगा सोशल सिक्योरिटी के रिप्रेजेंटेटिव अनवर शाह साहब का सोशल सिक्योरिटी के बारे में लोगों को बताएं। थैंक यू। Series of awareness program, which is organized by the platform in Pakistan, not actually constitutional industry, to be collaboration by इसमें ऐसा भाई ने कुछ पॉइंट आउट किया कि मैं समझता कि एम्प्लॉयर और सीसी के दरमियान ये ट्रस्ट है, फैसिलिटीज हैं, आपको बताऊं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉरवर्ड बाय द सिविल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2016 and Amendment Act 2018। सोशल सिक्योरिटी फैसिलिटीज है, बताते चलो कि मतलब सोशल आप जो कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, जैसे या मैंने सुना कि मालूम होना चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स में क्या फैसिलिटीज एम्प्लॉयर को मिलती है। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ
What CECI का जो पहला ये है रजिस्ट्रेशन करते हैं इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स को और उसके वर्कर्स। अच्छा देखिए, मैं एक तरह जो खास करूंगा कि जैसी और यूआई की जो प्रेजेंटेशन हो रही है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है तो आप लोग प्लीज इसको देखिए और इसके रिलेशन से जो क्वेश्चन आपके बनते हो, जो क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, जो इश्यूज आप फेस कर रहे हो, जो हम अभी ओपन सेशन करेंगे, तो जो इशू भी आप फेस कर रहे हो, चाहे विद रिगार्ड टू डिपार्टमेंट, विद रिगार्ड टू देयर क्लेम, विद रिगार्ड टू देयर सिस्टम्स, और इस क्या चीज आपको अवेलेबल है, क्या चीज आपको अवेलेबल नहीं हो रही, वो आप जरूर सवाल कीजिएगा ताकि उसकी पॉलिसी और मैं आपको सवाल बताऊं कि जितनी भी फैसिलिटी भी स्टार्ट होती है आपकी इंस्टीट्यूशन वर्कर्स के आपके यूनिट से जो अपनी इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूनिट्स होते हैं इसको कवर करते हैं, इसमें कोई स्कीम और वर्कर्स और इलेक्शन सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इज 6% ऑफ मिनिमम वेज, यानी जो मिनिमम वेज जो फिक्स बाय द गवर्नमेंट होती है 6% हम एम्प्लॉयर्स लेते हैं और उसके अगेंस्ट में तमाम फैसिलिटीज जो है वो लाइन दी जाती है। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कैश बेनिफिट्स हैं, न सिर्फ उस वर्कर के जो हम सिक्योर करते हैं बल्कि उसके डिपेंडेंट्स हैं, उसके बच्चों को, उसके हस्बैंड को भी हम इसी एक कंट्रीब्यूशन जो आप करते हैं एक वर्कर का उसमें डिपेंडेंट्स भी कवर हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट में उनको कैश बेनिफिट्स और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो वो मेडिकल फैसिलिटीज क्या है जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमारे 8 मेंशन है ये बेनिफिट्स। इसमें कैश बेनिफिट्स भी, सिकनेस बेनिफिट है, जो बीमारी जो बीमार हो जाता है कोई ऐसा होता है जिसको कार्ड होता है, कोई मेडिकल फैसिलिटी जो सिकनेस बेनिफिट जो एम्प्लॉयमेंट इस द्वारा देखिए आपको ये वर्कर को अगर कोई सर्विस से जॉब हो गई काम करते वक्त हादसा पेश आ जाता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की जाती है, उसकी भी बेनिफिट्स हैं जो हमारे रेस्टोरेंट द्वारा दिए जाते हैं। डेथ ग्रांट है, अगर वर्कर इंतकाल कर जाए तो उसके भी हमारे पास ग्रांट है जो उसकी मौत है उसके जो है हम प्रोवाइड करते हैं। इतना बेनिफिट है तो कानून इस तरह के शोर का डाल जाता है तो वर्कर सिक्योर वर्कर है तो जाहिर है 4 महीने वो रेजिडेंसी में चले जाते हैं, तो जब बेनिफिट होगा ताकि वो किसी चीज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो ये सब कुछ इसी एडमिशन के बेस पे एक थोड़ा सा आपने एक ये आपने तो प्रपोजल दिया है कि क्योंकि अभी ये बेनिफिट आपके सामने लोगों को नजर आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल अगर कोई क्वेश्चन बनता है या कोई चीज होती है तो जब प्रेजेंटेशन पूरी होती है तो लोग भूल जाते हैं, तो इसी वक्त वो क्वेश्चन हम करना शुरू कर दें ताकि वो हो जाए और जो सिक्योरिटी के ऑफिसर हैं वो जो क्लैरिफाई करना शुरू करें। दादा मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपने इतनी बड़ी डिटेल दी है, आपके पास तो इसका डेटा है मेरे स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया का कि कितने लोगों को आपकी डिपार्टमेंट ने अटेंड किया, those who are registered in CECI, already registered in CECI, और उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया और उसके बाद कितने लोग एंटरटेन हुए, कोई डेटा होगा कि सिकनेस का, डेथ ग्रांट का, मैटरनिटी का, किस चीज का एक डेटा होगा आपके डिपार्टमेंट में? तो अगर आपको अवेलेबल करते हैं तो बहुत अच्छा है, इसलिए आई थिंक सो कि कार्ड्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारे इंडस्ट्री में, कार्ड्स का भी प्रॉब्लम हो रहा है, CECI के प्रॉपर कार्ड जो लोग रजिस्टर्ड हैं, बिल्कुल ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, और यू कैन हैव अ मीटिंग विद अस सेपरेटली ऑन CECI, वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स ऑन इट, तो ये डेटा काइंडली अवेलेबल। और एक बात और ये जो आप मेडिकल फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, ये पे हमारा अवेयरनेस इशू है, तो हम बता रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे बताया कि जो फैसिलिटी अवेलेबल है जो जगह पर है, जो
है, यानी जीबी है, हमें नहीं मालूम। हम एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इस पे ये टूटा हुआ है, 6 चौकीदार बैठे हुए हैं, 8 कमरे बंद हैं, 2 कमरे खुले हुए हैं, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, 3 चौकीदार बैठे हुए हैं, 8 बैठे हुए हैं, वो हॉस्पिटल देख रहे थे। तो आप इस हॉस्पिटल की बात करें, आपको बता दें कि आपके हॉस्पिटल में बिजनेस में कैसे होगा। इस तरीके से बात हुई, हमने कहा अगर आप वो नहीं कर सकते तो हम उसको ऑन करने को तैयार हैं, वी विल मैनेज इट। सर आप इसको जवाब दीजिए, जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जवाब नॉट पहले हम जो बात कर रहे हैं हम अपने मौके की बात करें कि नॉट वरीड अबाउट मोटिवेशन प्योरली कंसर्न। मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि हमारी हेल्थ कंडीशन प्राइमरी हेल्थ केयर की कंडीशन है काफी प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर हमारी जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट होती है, और कराची में 4 सर्विस है हमारी कराची में 4 सर्विस है, और उस सर्विस के अंदर में 22 डिस्पेंसरीज है। उस डिस्पेंसरी में हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर की जैसे आपका एडिशन पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे डिस्पेंसरी से नजला, खांसी, जुकाम या इनिशियल एब्डोमिनल पेन हो गया, हेडेक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वहाँ इनिशियल से वहाँ पे डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट होता है। जो वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसको फिर हमारे हॉस्पिटल में उन केसेस को रेफर करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि आप जब अपने पेशेंट भेजते हैं हमारे डिस्पेंसरी में, आपके इलाके में, तो कहीं चौकीदार बैठा हुआ है, कहीं कोई बैठा हुआ है, कहीं कोई दास की पता ही कर रहा है, उससे हम टोटली डिनाई करते हैं। पर्सनल टाइम के बाद उनका अंदर रेजिडेंस हो जाए और टाइम खत्म हो गया 2 से 8 बजे के बाद, तो उनका हक होता है कि अपनी फैमिली के साथ आए, अपनी फैमिली के साथ जाए। मगर ये 10 साल बाद ये हमें सुनिए नहीं होते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने माशाल्लाह इस इलाके में बहुत सारी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। आई हैव कंप्लेंट्स वो कराते हैं जिस हॉस्पिटल या किसी शहर वो उनकी कंप्लेंट्स को यानी मेडिकली कोई कंप्लेंट पे जाता है रजिस्टर्ड है वो इंटरटेन नहीं हो रहा। हमने सेक्रेटरी साहब से यहां रिक्वेस्ट की कि उसके बोर्ड में हम आपसे छीन नहीं रहे, वो सॉरी टू से कि आपको छीनना नहीं चाह रहे, ये बोर्ड ओनली के एक डॉक्टर हम एम्प्लॉयर है ना या पेइंग द टैक्सेस, हमारा हक है कि बोर्ड में सिर्फ उस हॉस्पिटल के बोर्ड में हो। मैं सिंपल जवाब दे दूंगा कि हमारी गवर्नमेंट गाड़ी बनी हुई है, हर चीज का है। हम कहते हैं कि कोई बच्चा अन मेरे लड़की के सामने होगा तो कोई कुछ नहीं है। वो हमने रशीद सुलेनी साहब का एप्लीकेशन ठीक है, और रशीद आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हमारी जीबी में कैसे हो रहे हैं, अभी आपके 4 रिप्रेजेंटेटिव हैं, सारे गवर्नमेंट बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय साइड में 4 एम्प्लॉय साइड से 4 एम्प्लॉय साइड में आपके जितने भी इश्यू हैं आप हमारे बड़े सोशल डिप्टी ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बराबर फॉर्म है आप हमसे ले लें। हम बात कर रहे थे इधर कोई बात नहीं जो आपकी नगर होती है रजिस्टर्ड और उनके हस्बैंड की वाइफ कर जाती है, तो जाहिर है कि तो उनको फाइनेंशियल कोई प्रश्न आया तो हमको इधर बेनिफिट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करने लगे। मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, कोई खातून वर्कर है वो डिलीवरी की सूरत में तो उनको इलाज की जरूरत होती है, जो बेनिफिट्स कैश बेनिफिट्स भी हैं, ट्रीटमेंट्स भी हैं, वो सब कुछ सोसाइटी एक्ट में मौजूद है, जो स्कीम मौजूद प्रोवाइड करते हैं। डिसेबलमेंट ग्रेजुएटी है, डिसेबलमेंट पेंशन है,
कोई वर्कर अगर उसकी डिसेबिलिटी को एसेस किया जाता है थ्रू मेडिकल बोर्ड और अकॉर्डिंगली उसको फिर हम उसके जो अगर वो काम करने के लायक है उसकी कोई पार्शियल डिसेबिलिटी उसको भी उसको बेनिफिट दिए जाते हैं और अगर वो टोटल डिसेबिलिटी काम करने का नहीं था तो उसकी बेनिफिट्स और पेंशन जो है उसको दी जाती है। सर्वाइवल पेंशन की बात है कि सर्वाइवल जो किसी वर्कर की डेथ की सूरत में उसके जो सर्वाइवल होते हैं उसके बच्चे डिपेंडेंट्स हैं और वो सोलिसिटेड पॉलिसी में उसके लिए एक ऐसा ऑप्शन है कि उसको लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है उसकी वाइफ को और उसके वाइफ के बाद अगर उसकी कोई बेटी है जो अनमैरिड है उसको ट्रांसफर हो जाती है या बेटा जो 22 साल से कम हुआ है उसको ट्रांसफर पेंशन दी जाती है बेनिफिट्स को पाया जाता है। ऐसे ही जो मेडिकल केयर और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्या है देखिए हमारा जो सोशल सिक्योरिटी की जो इनकम है बजट है 65% ऑफ द बजट इज स्पेंट ऑन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? इस नेटवर्क को आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। वो नेटवर्क जो है हमारे पास हॉस्पिटल है 5 हॉस्पिटल है एक हॉस्पिटल है जिसके मेडिकल मतलब मौजूद है डॉक्टर साहब लैंड हॉस्पिटल है रोटरी हॉस्पिटल है हैदराबाद और ट्रेनिंग सेंटर कराची में बनाया है। इसमें हमारे पास 50 बेड हॉस्पिटल है और इसमें डायलिसिस की पूरी फैसिलिटी मौजूद है। थोड़ा महंगा एक इलाज है लेकिन कॉस्ट बिल्कुल मेडिकल सेंटर में ये रहता है और जो बेनी हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड है लैंड हॉस्पिटल 213 बेड है 40 बेड है हैदराबाद 35 बेड हॉस्पिटल है और ट्रेनिंग सेंटर 50 बेड है और स्टेटमेंट की डायलिसिस मशीन मौजूद है जो टाइम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मेडिकल सेंटर में फातिमा जिला मेडिकल सेंटर जो आपके फेडरल यूनियन डायरेक्टरेट इस नीचे प्रसादी मौजूद उसमें होती है तो उनकी फैसिलिटी को भी बात की हमारे मेडिकल सेंटर में। इसके बाद पर्टिकुलर डिस्पेंसरी है ऑल ओवर प्रोविंस जिनमें हमारी 42 डिस्पेंसरीज हैं जो पहले से इलाके मौजूद हैं और वो दिन रात जो है वो उनको बच्चों के लिए पोषण है। अच्छा इस चीजों को गवर्नमेंट पॉलिसी और बिजनेस रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन तमाम जितना सिस्टम पेमेंट का आपका इसको ऑनलाइन करने के आपको फैसिलिटेट करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ेगा आपको डायरेक्ट पैसे जमा करना पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस हमने शुरू कर दिया है रजिस्ट्रेशन इसमें रजिस्ट्रेशन भी आपकी सारी ऑनलाइन है और आपकी पेमेंट्स का प्रोसीजर जो है चलान जनरेट कर लेते हैं और ऑनलाइन चलान जनरेट करने के बाद उसका पेमेंट इजीली आप ज़्यादा फिजिकल एरर से बचने के लिए आपकी जिसमें और पाकिस्तान में इसमें यूजुअली रिफॉर्म्स करा जैसे कि सेसी बहुत बड़ी से काम कर रहा है इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट वर्कर्स थ्रू सेस पोर्टल ऑनलाइन सबमिशन ऑफ वर्कर्स इंफॉर्मेशन एंड जनरेशन ऑफ चालान और पेमेंट ऑफ मंथली सोशल कंट्रीब्यूशन आप चालान जो है अपना ऑटोमेटिक जनरेट कर लेते हैं वर्कर्स का उसका डाटा एंटर कर लेते हैं उसमें शेड्यूल अपलोड कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली आपको एक आसानी प्रोवाइड हो जाएगी सोशल सिक्योरिटी एजेंसीज का काम कर रहे हैं। अच्छा अभी हमारे मिनिस्टर हैं सैयद साहब ने भी बड़ा पर्टिकुलर बड़ा एक इंटरेस्ट लेते हुए इस काम में एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए शफाफ एक हमारे फ्लोर कार्ड सेशन का कार्ड भी मिल जाते हैं जारी करके आ जाते हैं इंतजार को पता नहीं होता कि कौन लोग उसको सुविधा जो है वो इलाज कर रहे हैं किसी से समाप्त कर उसको उन्होंने नादरा के साथ एग्रीमेंट किया और नादरा हमको अपने जो जो नेशनल आईडी कार्ड सोशल सिक्योरिटी कार्ड बना कर प्रोवाइड करेगा कर रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हो जाएगा और पे कार्ड्स में है वो तमाम जो पे वर्कर्स हैं वो ऑब्जेक्टिव करके आप ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी हो जाएगा। ये ऑपरेशन प्रोग्राम में नादरा से में फाइनलाइज कर दिया बहुत से तमाम जितने भी कार्ड्स हैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड शो को नादरा के जरिए इशू। अच्छा आपको इसमें हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है फैसिलिटी टैक्स हमने कायम कर दिया फैसिलिटी टैक्स बना दिया है
the command directors में और office में providing guidance workers as well as redress of the grievances. यानी वो अगर वो शिकायत है प्रॉब्लम है के हवाले से किसी ट्रीटमेंट के हवाले से वो हमने फैसिलिटी बेस्ट टाइम में हर डायरेक्टरेट में वहाँ पर दूसरी हमारी बात हुई थी उनका रिप्रेजेंटेटिव आप उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था कि हमारे स्टाफ के साथ मिलना मौजूद हो और आपके तमाम शिकायत कुछ है वो उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सके और फैसिलिटी जा सके। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी जो है वो गवर्निंग बॉडी है जो बॉडी गवर्निंग बॉडी ने हॉस्पिटल बिजनेस कमेटी लाइन की है जो मॉनिटर करती है हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज की परफॉर्मेंस के वहां पर काम किस तरह किया जा रहा है फैसिलिटीज प्रोवाइड जो है सी वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है पता है हॉस्पिटल बिजनेस कमेटी प्लान में जो असिस्टेंट की उसको प्रोवाइड करती है एक गवर्निंग बॉडी ओवरसाइट कमेटी जो के कॉन्स्टिट्यूट हमारे कलेक्शन अरेंजमेंट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्कर्स ओवरसाइट कमेटी गवर्निंग बॉडी की रेगुलेटरी डिसीजन का प्रोसेस जो है वो सरकार किया जा रहा है और जो वर्कर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे सर्टेन प्रोसीजर है उसमें एक्ट में उसके तहत काम हो रहा है डायरेक्टर्स पर काम कर रहे हैं और ताकि इन चीजों को सही तरीके से मॉनिटर किया जा सके और कंट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन के हवाले से इस तरह डिजाइन किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आपको और जैसे मालूम होना चाहिए कि जो एम्प्लॉयर हमें सोशल सिक्योरिटी कर रहा है उसके अगेंस्ट हमें क्या फैसिलिटीज जाएगी ये तमाम फैसिलिटीज हैं जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मौजूद हैं और आपको दी जाती हैं और ये उसी सूरत में मुमकिन है मैं आपसे आपसे यही कहूँगा लेकिन अगर आप वर्कर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करें उसका कार्ड सोशल सिक्योरिटी आप इशू कराएंगे तो तमाम फैसिलिटीज वो लेने का हकदार होगा तो ये डिपेंड करता है कि आपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट कराएं और उन फैसिलिटी को ऐसा पॉलिसी प्रिंसिपल से गाइड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले पार्टी के प्रेसिडेंट का उन्होंने हमें दावत दी और ये मौका दिया कि हम आपके साथ इंटरेक्शन कर सकें और इस इंटरेक्शन का मेन मकसद ये है जो हमने कोई भी इश्यूज है कुछ तो एक दूसरे से पूछे जाए और हम इसको सॉल्व करेंगे और हम जो जितनी बातें कर रहे हैं इसका बेसिक मेन पर्पस क्या है बेसिक मेन पर्पस ये है कि हम जो जितने भी मजबूत हैं जो उनकी जो है अच्छी हो जाए जिसकी वजह से हम समझते हैं कि 7 साल के बाद भी रह जाएगा 55 साल के बाद भी रह जाएगा तो उसका टेंशन नहीं होता है मतलब उसके बेनिफिट्स बहुत हैं जब कोई डॉक्टर ट्रीट करेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्यों है ऑफ कोर्स उसकी इंटरेक्शन लेवल ज्यादा हो जाएगा उसकी आउटपुट ज्यादा हो जाएगी मेरी आपसे गुजारिश है एंड इसको इस सेशन में मैंने वही साथ में अपनी स्पीच में टैक्सेस का इवन पीआई नहीं चला हाँ कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन के उर्दू की तो हम उसको आपको उसकी अभी बात हम कहते हैं कोशिश करना चाहिए इस शब्द को हम जमा करते हैं मुझे पता है लेकिन टैक्स की तरह जमा देखिए वो
प्रोसीजर इश्यूज हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसी वजह से आप महंगा खड़ा हुआ आप तो इसको एटलीस्ट हमारे को देखते हैं, चंदे को देखते हैं, तो टैक्स देना मुझे अच्छा नहीं लगता, टैक्स देगा अगर हम चंदे देते हैं, पाकिस्तान की जो पेमेंट रेट बढ़ रहा था, पाकिस्तान में टैक्स देने का ज्यादा नहीं है, मगर हम चंदा बहुत जेनरस है, उसको भी ऐसे तरीके से चलता हम बताता हूँ कि हमारे बेनिफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, जो सबसे पहले बेनिफिट है हम हमारा जो मेन है, हम चाहते हैं कि हम सब जितने भी वर्कर्स हो जो हमारे गवर्नमेंट में आ रहे हैं, इस वक्त मिनिमम जो पेंशन है वो 8,500 रुपए है और मैक्सिमम पेंशन ऐसा होती तो नहीं है कोई, क्योंकि फॉर्मूला हमारा डिवाइस है जिसको मैक्सिमम फॉर्मूले से बनती है वो 13,104 रुपए, तो 8,400 या 13,104 किसी वर्कर को, किसी पैसे को या किसी को है तो पेमेंट का होता है, लेकिन वो है पाकिस्तान है वो जीएसटी में पोस्ट करते हैं, मगर उनको भी जो पेंशन मिलती है तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, यह मेरा हक है, तो गाइडेंस करना है जी जी मेरा भी पेंशन मिलने का मामला जी जी जवाब तय होता है ये मैं अपना आप अगर एक आदमी की 60 साल के बाद एक बड़ी आपका पेंशन एक अमाउंट होगा वहाँ बोला जाता है कि लमसम पे तय करना नहीं मेरा ऐसा पे है मैं आपको बता ये जो बात नेक्स्ट टाइम जो साहब आपने जो पूछा है ना ये हमारा नेक्स्ट हमारा बेनिफिट जो काम होता है। अच्छा इसको हासिल करने के लिए हमारे कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट में मेंशन किया मैं बता देता हूँ, जो भी इंश्योर्ड पर्सन जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसको इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं, उस इंश्योर्ड पर्सन की मिनिमम जो पीरियड बताया अगर वो 60 साल अटेन कर जाता है इन केस ऑफ मेल और फीमेल में 55 इयर्स तक उसको एडमिशन करा देते हैं, तो 15 साल की सर्विस रजिस्टर्ड हमारे पास होनी चाहिए, तो वो ओल्ड एज पेंशन का हकदार है। 15 साल में उसको मिनिमम पेंशन मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आपको सामने मेंशन किया है, which is 8,500, जिसकी 15 साल की कंट्रीब्यूशन आईडी होगी, जो हमारे पास रजिस्टर होगा, उसकी सर्विस वेरीफाई हो जाएगी, उसको हम 8,500 दे देंगे। हाँ, जिसकी अब इसमें क्वेश्चन उठता है, जिसमें ज्यादा सर्विस होती है, वो फॉर्मूले में आ जाता है, जो ज्यादा पेंशन मिल जाती है उसकी, जो इसका हम मैक्सिमम 13,000 की बात होती है। तो वो जो कोई साहब का सवाल था, तो बात ये थी कि वो हमारा जो नेक्स्ट में आपको बता देगा ओल्ड एज है, जिनकी 15 साल नहीं बनती है उनको हम ओल्ड एज कार्ड देंगे, तो लमसम अमाउंट देंगे। जी जी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन पूछे, हम उनको वन बाय वन जवाब देंगे, फिर सेशन में भी देंगे, तो इसका कहना आपको भी आसान हो जाता है। कुछ पूछना अच्छा क्योंकि कानून में 2001 में चेंजेस किया गया, अब 2001 के बाद पास होते इसका कंट्रीब्यूशन मस्ट आना चाहिए। अब इशू जो आता है मैं थोड़ा उसको भी एड्रेस कर देता हूँ, हम जो आगे भी एड्रेस हो जाएगा, हमने अपना सिस्टम बना दिया, हमने अपने पास क्या रखा है, आप हमारे सिस्टम पे जाएं, अपने लोगों को डेटा खुद फीड कीजिए, खुद फीड करना है आपने, हमने नहीं करना चाहिए, हम फैसिलिटी देने को तैयार हैं, देते ही हैं, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है अभी इसको आपके पास हो जाएगा, वो फैसिलिटी देने को तैयार होता है, हमें कोई चाहे और खुद यूजर आईडी क्या होगा, पासवर्ड दे, अपने लोगों को डेटा फीड करे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे, सब कुछ दे, अपने आप लोगों के हाथ में दे। सर एक सजेशन था, हमने चेयरमैन साहब को दिया था, वो कह रहे हैं कि मैं हर लोग एक करने वाली है, लास्ट मीटिंग में उन्होंने बताया, अभी इन्होंने लोकल टैक्सेस के लिए पोर्टल सिस्टम लाया है, इस पोर्टल पे ये कि आपको जाना नहीं पड़ेगा चंदा लेने के लिए, चंदा तो सियासी पार्टियों के लिए आप उसी तरह से चंदा ले रहे हैं, वीडियो रिस्पेक्ट। अब मसला ये उठता है कि आप अगर इस निजाम को बना रहे हैं कि अगर आप हमें दे दें और एसोसिएशन को स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर दें, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये सिस्टम बनिस्बत उसके कि आपके लोग जाए और कोई एक मैच क्रिएट हो इंडस्ट्रीज में और आपके लोगों में, उससे बेटर ये तो सिस्टम को वैसे लाए। सर एक तो मुझे बड़ी खुशी है साहब, आपको मसले अच्छी खासी नॉलेज है, जो मैं मुख्तलिफ जगह जाता हूँ
इस लेवल पे नॉलेज होती है और बहुत कॉन्फिडेंट बात करता है, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, अभी भी आप थोड़ा देखेंगे ना, ऐसा ही कुछ है। हमारा कोई भी बंदा आप क्या कंट्रीब्यूशन देने नहीं जाता, एक यूपीआई में नहीं जाता। सर आप मुझे 2 मिनट दे देंगे ना तो मैं आपके जवाब दूंगा। हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन 1 रुपया भी कोई ऑफिस में कलेक्ट करने का अवकाश भी नहीं है, वो भी नहीं सकता। होता क्या है, रसीद आप जो होती है बाकी जिस कंपनी या रसीद रिसीव करते हैं वो आप सिस्टम से जनरेट कीजिए या मैनुअल जनरेट कीजिए और उसको बैंक में जमा करवाना पड़ता है। हमारा कोई बंदा आपको रिसीव कर दे, सेसी का मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं पता, आई नो दिस, सेसी में शायद कंट्रीब्यूशन इनके ऑफिसर को दिया जाता है, तब नहीं सकेगा। आप ये कह रहे हैं कि आपके सिस्टम मौजूद है कि हम खुद ही ये सिस्टम पे जाके अपने लोगों को सर ये तो है जी, तो फिर आपके लोग विजिट क्यों करते हैं? सर मैं आपको ये नेक्स्ट होता क्या है, फॉर एग्जांपल अभी क्या है, 1 महीने पीछे होता है, शायद मैं जनवरी की पेमेंट, अब लोगों ने कंट्रीब्यूशन जमा करवा दिया तो आपको पता है सब जमा नहीं करवा, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है वो ये कहते हैं भाई आप डिफॉल्टर है, इसके कैपिटल लिस्ट है, काम नहीं करते। डीसी जो है जब ये कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट करता है तो वो लिस्ट डिफॉल्टर के वो रिस्पेक्टिव एसोसिएशन में लाता है। सर मसला ये है सर ये डीसी क्या है, कॉमर्स टैक्स पड़ी है हमारी, वहां बैठ के क्या हुआ था, चेयरमैन आपके सदर अली साहब उन्होंने ये तय किया था कि आपकी जो एथिक्स बॉडी होती है उसके नाम दे विल गो देयर एंड प्रोवाइड योर लिस्ट और उसके बाद हम एक्शन करेंगे। वो साहब आज हम जो कर रहे हैं, हम जो कंट्री पे बात कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम अपना फंक्शन आपको बताएं, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता हो तो हम बताएं, बहुत सारे इश्यूज हमें नहीं पता हो जो हम इसको नोट भी करें, और जब आपकी मीटिंग होगी या हमारे समाज क्षेत्र में उसको हम तय करेंगे। आपकी बहुत अच्छी है, मगर आपको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हमारा कोई बंदा ऐसे नहीं रह सकता है, उसको बैंक में ही जमा करवाना है। सब दोस्तों को बताना उस बात को, बैंक में ही हो जाए के पैसे, जी जी मैं बात भी करूं, मुझे मैं बता मैं बात भी करूं, फिर आपको कुछ नहीं देगी तो आप उन्हें पैसे बैंक में जमा करवाना है, ये कहता है कि ब्रांच में जमा करना। जी इनसे मेरे साथ जी छोटा काम जी बस ये की बात इंडस्ट्री का वो आ गया है। अब आप कहते हैं कि बिल्कुल डिजिटल करवाओ, ठीक है 15,000 रुपये मन को ज्यादा देना है, 16,000 किसने कर दिया आप 20 रुपए जिसके पास 100 आदमी है वो 100 की देगा, जिसके पास 5 आदमी हो डेली है एक दिन का लेवल आ जाए, एक उसके बाद नहीं आता कितने से पता चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने ये क्या मामला सर, शाबाश आपने मान गया तो भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये मैं अपना पूरा सिस्टम आज आपको बताऊंगा कैसे सिस्टम पे आपने जाना है, कैसे इसको एग्जिट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये जो बड़ा इशू बताया था मैं और उसको हमने आज से ही 8 साल पहले से एड्रेस किया था। मैंने कई बार वीडियो में डिटेल जब मैं था हमने खुद आप लोगों को चीजें कि मैं आज हम आपको समझाएंगे कि ये आपका इशू कैसे एड्रेस किया। तो बात जी ये ऑडिट का मसला आता है ना, जी तो पे ऑडिट करना है, ऑफिसर इतनी आसानी से ऑडिट नहीं करता, वो तकलीफ देता है। तो इसके लिए कोई मसला हल करना है, तो बार-बार आना हैरेस करना इसकी तरह काम किया ना होगा, इसलिए होगा कि हम किसी छोड़े जाते हैं। अच्छा करता हूं अभी भाई मैं इसको थोड़ा सा इसको आप इसको उम्मीद समझिएगा देखिएगा। मेरे में बिजली का मीटर लगा हुआ है तो एक इसी तरह 36 दफा भी आता है और बिजली सही पे करता हूं और कुंडा नहीं करना होता है तो 36 दफा मुझे हैरेस नहीं कर सकता। सर मेरे पास समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने कुंडा लगा तो हमारे साथ हैरेस करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तारीख दोनों हाथों से बचती है, अगर आप हमारा सिस्टम सही यूज करते हैं यकीन मानिएगा कोई हैरेस नहीं करेगा। और एक इशू देखिए कि जो भाषाएं हमारे साथ अगर हम कोशिश ये करते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम हो, जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा
उतनी शिकायत आएगी। इतने बंदों को लाभ जी जी मैंने एसएमई की डेफिनेशन पढ़ी। उसमें एक स्लैब है, जब वो स्लैब उसका डिसाइड हो जाए, या स्लैब अगर डिसाइड होता है तो फिर वो एक्सेप्टेड है। मेरे हिसाब से यूपीआई एक्सेप्टेड है 1+% यूपीआई बेस करता है नंबर ऑफ पर्संस पे, मशीन पे नहीं। अगर 7-8 लोग उसके पास काम कर रहे हैं, 5 या ज्यादा जी 5 और मोर जी उसको हमें एलाबोरेट करना है कि हमने किस तरह उसको डिफाइन करना है। इसलिए बेसिकली पर एसेंस को रिप्रेजेंट करना है। श्योर भाई मैं जानता हूं, मैं यही कहने वाला हूं। और मतलब पे गाइड से मीटिंग है ना पूरा जानते हैं। बेसिकली एसेंस की बात करना है। 5, 6 और 10 आदमी काम कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्टेड करेंगे या उसके साथ जी मैं तो हमेशा इससे बता रहा हूं 8 आदमी या उससे ज्यादा किसी भी क्लाइंट पे किसी के पास होंगे उतने हैव टू रिटेल तो हमारे पास रजिस्टर होना पड़ेगा 5 या उससे ज्यादा उसमें मगर उसमें एक और बात यह है कि किसी के पास 4 है और वो हमारे पास आता है तो मोस्ट वेलकम करेंगे मोस्ट वेलकम मगर आ जाएगा वो आगे लेते 3 की ले 2 की ले वो टोटली डिपेंडेंट है। नंबर 5 और अब दे हैव टू फॉलो। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला जो बेनिफिट है दैट इज ओल्ड एज पेंशन। इस सब आगे भी आएगा मैं बता देता हूं 25 बिलियन डिसबर्स कर रहे हैं। जी जी मैं सबको बता रहा हूं पाकिस्तान में 25 कम डिसबर्स है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ये डिसबर्समेंट होती है डिसबर्स हो गया आपको पता है। जी जी पूरा पाकिस्तान देखिए बात क्या है क्योंकि हम फेडरल इदारा है हम क्रेडिट पे बात कर रहे हैं जी लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ा मैंने बात कही है ना बात ये कही कि रेवेन्यू मसला जनरेट है वो कराची कर रहा है। मैंने आप कहते हैं कि हमारा इसमें यूपीआई है एसएससी है ये जो सिटी आपको इतना रेवेन्यू कलेक्ट करके देगी उसमें चीजों की एक्सेप्शन ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ये तो पॉलिसी मैटर्स है वो ये देखा कि इस पॉइंट पर डिस्कस की जाए पॉलिसी मैटर में देख नहीं सकता है वो ले लो क्या कोई हमारे पास है हमारे देंगे इसको दो ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नहीं है अच्छा जिससे 15 साल की सर्विस नहीं होती जिसमें पेंशन में एक बात आगे आएगी जिसके पास 15 साल की सर्विस नहीं होती प्लीज बैठ ओल्ड एज ग्रांट चाहिए। ओके सेकंड पॉइंट है दैट इज ओल्ड एज ग्रांट जो कोई सामने मुझसे पूछा था इसकी 15 साल से कम है उसको हम ओल्ड एज अमाउंट होता है जिसका फॉर्मूला भी हमने नीचे दिया है ठीक हो गया ना। उसमें जिसकी जो जितनी बनती है 10,000 20,000 35,000 50,000 जो भी बनती है उस फॉर्मूले के तहत उसको दे दी है उसको पेंशन नहीं मिलती है दैट इज ओनली वन टाइम ग्रांट ठीक है ना एक दफा देती है तो उसको भी काइंडली मेरी गुजारिश है ये जो एक्सपीरियंस है लोग इसको बेनिफिट नहीं समझते आपने दिया जा रहा है सबकी ख्वाहिश होती है मुझे नहीं पता है कि वो चाहते हैं टेंशन नहीं है कानून जो बना रहा है उसके तहत वो नहीं नेक्स्ट कीजिएगा अच्छा इसके बाद हमारी आती है सरकारी पेंशन ये वो पेंशन होती है जो भी हमारा 100% होता है इसका निकाल हो जाता है उसकी बेवा को दी जाती है या उसके बच्चों को दी जाती है उसको सरकारी पेंशन कहते हैं। तो 2 टाइप की सरकारी पेंशन मिल जाती है एक सरकारी पेंशन वो होती है कि पेंशन जो 100% है वो पेंशन देगा और इसका इंतजाम करता है उसको जो एज इट इज जितनी पेंशन देगा वो पेंशन
अच्छा, इसमें सवाल ये होता है कि कोई 7 साल से पहले का यूजर्स फिर क्या किया जाए? देखिए बड़ा हमारे कानून में गुंजाइश की है, कोई 40 इयर्स में चला उसके लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है 15 साल के लिए, जिसकी 5 साल की सर्विस होती है, हम उसको पेंशन दे देते हैं। जिनको तो ग्रांट नहीं देते, सब पेंशन लेने को देते हैं। मगर उसकी शर्त होती है कि सुपर एनुएशन से पहले डेथ होगी। In case of male, 60 years, और in case of female, 55 years. इसमें कोई सवाल है तो पूछे कि लोग सब इसको फिक्स करना है। लोग मिस कर जाते हैं, कहते हैं जी वो समझते हैं कि 60 साल के बाद ही 5 साल की पेंशन दी जाती है, तो मजबूरी है। असल मकसद हमारा अच्छा, इसके बाद आ गया इनवैलिडिटी पेंशन। हमारे यहाँ अहम वो पेंशन है जो कि कोई भी शख्स जॉब में होता है और उसको कोई इंजरी हो जाती है, सही है ना, उसको इनवैलिडिटी पेंशन है। और जब उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई और इश्यू हो गया, कोई बीमारी हो गई और वो पूरा काम करने के काबिल नहीं रहा, अब उसको इनवैलिडिटी पेंशन है। हाँ, अब अगर किसी मशीन में हाथ आ गया, स्पेशल हो गया, उसको हम नहीं देते, उसको शायद ऐसे डिक्लेयर करना है और मेरा इनवैलिडिटी हो गया नहीं कर सकता। हम जो ऐसे लोग हैं उनको हम देते हैं, उसमें भी 15 साल सर्विस उसमें भी चाहिए होती है। मगर इसमें बात यह है कि 5 साल की सर्विस में मिल जाते हैं अगर वो सर्विस में मौजूद हो और इसमें 3 कंजर्वेटिव ईयर्स की कंट्रीब्यूशन आ रही हो, उसका हम इनवैलिडिटी पेंशन दे देते हैं। तो ये हमारी इनवैलिडिटी पेंशन आ जाती है। तो ये जितने भी आपको 4 बेनिफिट्स बताए, ये यूपीआई के बेनिफिट्स हैं जो हम आप लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे देते हैं और यकीन मानिए देते हैं। ऐसा नहीं है जो रजिस्टर होता है जिसकी चीजें आती हैं वो हम देते हैं। और इसमें भी हमने कोशिश की है कि हमें कनेक्शन नहीं हो, लेकिन नेशनल बैंक को देते हैं, हम बैंक का भी देते हैं। पहले क्या होता था कि नेशनल बैंक में जाने वाली पड़ती थी, अब नेशनल बैंक में जाने की लगानी पड़ती है। अब हमने एटीएम कार्ड इशू कर दिया, सही बात, तो आपको बैंक में लाइन नहीं रखना तो भी आप कर सकते हैं। हमने फैसिलिटीज एंड एडवांस क्या दिए, हमने पिछले साल तो 1.5 साल पहले पेंशन डे मनाया था और पेंशन डे में जो हमारे हम जिनको समझ सकते हैं मोस्ट कंप्लाइंट एम्प्लॉयर है, आपके यहाँ से कुछ गए थे, हर जगह से कुछ गए थे, हमने एसोसिएशन से नाम मांगे थे, आप लोगों के पास वो होगा, हर एसोसिएशन ने नाम दिए थे कि हमारे मोस्ट कंप्लाइंट एम्प्लॉयर है। हमने उनको बुलवा के उनकी बात भी की थी, उनको प्राइसेस भी दिए थे और हमने वहां पे पेंशन को भी कुछ की थी, ताकि देखिए ना हमें कुछ चीजों को हमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा। एक शख्स है वो अपनी पूरी सोशल रिस्पांसिबिलिटी अदा कर रहा है, तो हमने उसको एक्नॉलेज भी करना। तो पेंशन डे हमने ऐसे मनाया था। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा डिसबर्समेंट जो है 35 मिलियन 32 आगे बढ़ रहे हम डिसबर्स करते हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि हम नेशनल बैंक के सुनेगा के साथ जाते मुझे पता था बहुत लोग लंबी लाइनें लगा के खड़े रहे हैं, कभी ये शुरू हो गया वो शुरू हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पीओ जगह जिसकी भी पेंशन मिलती है उसको अकाउंट नहीं खुलवाना है, सब पूछते हैं अकाउंट खुलवाना है, ₹15 चार्जेस भी नहीं है, सिर्फ ये हम 23 से 24 बिलियन हम कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे पाकिस्तान से, 23 बिलियन से 24 बिलियन। जी सॉरी, हमारा पूरा डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। देखिए मेन सोर्स है जो आप सब जानते हैं हमसे कंट्रीब्यूट, दैट इज द मेन सोर्स। वो हमारी 22 बिलियन से 24 बिलियन
इसके जाती दो के हमारे कुछ नहीं फिर हमारा और हमारा बिल्कुल डेवलपमेंट वो कहते हैं वो नेगोशिएट करता है और बाकी कसर वहां से हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे पैसे नहीं होते हम उसको खुद करते मैं इसमें ऐड करूंगा बात करूंगा नाम इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लाखों बार हमारे पास प्रॉपर्टी रेंटिंग कैपिटल फिक्स डिपॉजिट है हम बैंक की जमा करवाए उसमें पैसे बाउंस भी आते हैं शेयर की इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 12-13 बिलियन का जो डेफिसिट है ये हमारा रिमेनिंग बाउंस के अंश है उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को पेंशन हमने 1 लाख बढ़ा दी 6.5 लाख से 8.5 लाख तो डिस्पर्स है वो हमारे पास बढ़ती पेंशन जो तो हम उन चीजों हमारे यहाँ 2 तरह के लैपटॉप होते हैं अच्छा जैसा कि मोदी साहब ने बात की कंट्रीब्यूशन कुछ ऐसा पॉइंट आया हमारे पास बैंक में जाना पड़ेगा ये समझते थे कि हमारा कुछ बंदा रिप्रेजेंट अलग कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूं हमारी वेबसाइट से है दैट इज eobi.gov.in उस पे फैसिलिटीज सिस्टम वाला उस पे जाए अपने लोग एंटर करें खुद डाटा दें और वहां से अपना वहां से जनरेट करें और जब जनरेट करें और हमने देखिए आगे की पेमेंट भी कर सकते हैं बैंक करने की जरूरत नहीं है ऑफिस की बात की वो भी हमें भी सारी नहीं हमारे तो 2 चीजें होंगी इसका अभी थोड़ा सा वो डेटा अगर आप सिस्टम में आते हैं लॉगिन मुश्किल सॉल्व हो जाए और डेटा
और ये हर महीने और उसके बाद जो इश्यूज हैं ये आप डिस्कस कर सकते हैं और ये और कमिश्नर सिक्योरिटी ताकि जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनको हम करा सकें और उसके अलावा मैं अभी को हम कर रहे हैं इसी साइड के साथ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने कितने सवाल किए हैं जो ऑपरेशनल इश्यूज खासकर वो डाउन करके कैसे और हमारे पास आगे डिसीजन चाहेंगे ये सवाल है कि वर्कर्स जब जाता है तो बात और आप कि एक दूसरे को समझते इस तरह आज आपने देखी
अगर उनको रिपोर्ट में पता चल जाए तो देखने वाले ने कहा कि वो खुद ही आएंगे कि मुझे आप इसमें रेस्पेक्ट करें, क्योंकि उनको पता है कि हुकूम क्या है, लेकिन अगर उनको हुकूम का पता ही नहीं हो तो वो रेस्पेक्ट नहीं करते। सेकेंडरी अगर हुकूम मिलना भी जरूर है, कुछ गैप्स हैं लोगों के दरमियान, मैं समझता हूँ उसको हल होना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सवाल बड़ी डिस्कस करते हैं, यूपीआई के पास एक आशावादी है, क्योंकि लोगों ने उसके आए नहीं, उसके बाद से वो रिकवरी कर रहे हैं और पेंशन देना तो गवर्नमेंट का एक हक है, तो दुनिया में लोग दोनों पेंशन लेते हैं, पेंशन करना चाहिए और भारत में अपना हाथ अदा करें। और ये सारी चीजें सोशल सर्विस सही कि अगर हम इस तरह की टैक्सेस हम आउटसोर्स कर जाते हैं, हमने मिनिस्ट्री में भी बात की और बात की कि ये आउटसोर्स कर और जो जैसे कि आज नहीं साहब मैं बहुत शुक्रिया और मैं भी एक मिनट अब एक मिनट मैं ये बुलाता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक शीट हमने रखी थी जकी अहमद खान साहब की थी, चूंकि उन्होंने हमारे पास जोन में मीटिंग में आ गए तो अब उनकी शीट जो है उसी एग्जाम को देना चाहते हैं तो शायद अच्छा मैंने सब कश्मीर सादुल्ला भाई
मैं चालू साहब को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो मुमताज आसिम रशीद साहब तशरीफ लिया है, वो भी अच्छा करीम भाई आप भी आ जाए, करीम भाई आ जाए। मरजान से हमारे भाई आए हैं नजम साहब, आपको तशरीफ में है नजम साहब आए हमारे डायरेक्टर एम्प्लॉयर फेडरेशन की तरफ से आपको ये पेश किया जाए। बहुत शुक्रिया आज और अब मैं दरखास्त करूंगा सारे भाई से मतलब वोट ऑफ थैंक्स इस प्रोग्राम को अरेंज करने में जहाँ रजत भाई की लीडरशिप तारी भाई की बड़ी एफर्ट्स हैं और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि जब हम पीएमए में प्रोग्राम कर रहे थे तो ये प्रोग्राम हमारे वर्क मेंबर्स के लिए भी होना चाहिए। तो ग्रेट बिल्कुल वोट ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज माशाल्लाह हमारी यहाँ पे तकलीफ हुई उसमें ये सारे पार्टिसिपेट हमारे गवर्नमेंट के नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर मुमताज शेख साहब और बरीका हॉस्पिटल से आप चला के सैयद नजर अली डायरेक्टर तस्वीर करीम सिद्दीकी साहब जो एडवाइजर हैं और तस्वीर करीम सिद्दीकी साहब की एक खास नॉलेज है इस फील्ड में माशाल्लाह उनके हम सुनते रहते हैं और कभी हमें जरूरत पड़ती है उनसे मशवरा भी लेते हैं। इसी तरह आसिम रशीद मिनिस्ट्री ऑफ उस्मानाबाद की तशरीफ लाए हैं और हमारे दूसरे राजस्थान यूथ और गवर्नमेंट ऑफिसर थे उनको वेलकम करते हैं कि आज इस तकलीफ में और इंशाअल्लाह इसमें दोनों तरफ की और नेक्स्ट इंशाअल्लाह इसमें जो एक बात है हमने हेल्थ टैक्स बनाया है तो हमने ये साक्षी कहा हुआ है तो इंशाअल्लाह आपके साथ हेल्थ टैक्स बात करेंगे और उसमें हम जो है वो हेल्थ मैं ये चाहूंगा कि चूंकि हम कंक्लूड करने जा रहे हैं प्रोग्राम का हमारी आईटी मौजूद है इसके बाद पूरे प्रोग्राम हाई की जरूरत आपको मिलेगी। बहुत बहुत आपका